स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि पूरे ब्रह्मांड के औसत तारे के एक छोटे से तारे पर रहने वाले हम इंसानों का अस्तित्व बंदरों की कुछ नस्लों के रूप में है, कुछ प्रजातियों के रूप में है। लेकिन हमें ब्रह्मांड और विज्ञान को समझने की यह तकनीक, यह बुद्धि ही हमें बाकी जीवों से अलग कर पाती है। हाय स्टूडेंट, मैं तौसीफ अली और आज हम अपने लेक्चर वीडियो का तीसरा पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम पूरे इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे एटॉमिक वेट से, यानी कि आज के इस वीडियो की शुरुआत होने वाली है एटॉमिक वेट से। एटॉमिक वेट मतलब होता है परमाणु भार। तो देखिए, हर एक चीज का कोई ना कोई भार होता ही है। देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम लेते हैं कि हमारा भी कुछ पृथ्वी पर भार है, वेट है, हमारा भी कुछ मास है। मास और वेट दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। मास जो होता है उस पदार्थ के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के ऊपर, एटम और मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि वेट जो होता है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, इसका वजन यहाँ पर अगर 60 किलो है तो चांद पर उसका वजन सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा। रीजन क्या है कि चांद पर ग्रेविटी 6 गुना पृथ्वी से कम है। तो ऐसे ही हम परमाणु स्तर पर अगर हम परमाणुओं के भार को नापने का अगर कोई मात्रक खोजते हैं तो हम वहां पर हम पढ़ते हैं परमाणु भार को। तो परमाणु भार को पहले वैज्ञानिकों को मापने के लिए बहुत सारे मात्रक की आवश्यकता पड़ रही थी। कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने कभी हाइड्रोजन को मानक मानने की कोशिश की, हाइड्रोजन के परमाणु भार को मानक मानने की कोशिश की, यानी कि इसका परमाणु भार किसी ने बोला ले लिया जाए मानक के रूप में। कोई वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि अब नहीं, हाइड्रोजन को नहीं, चलिए ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो ये भी उन्हें परमाणु भार इसका लेकर मात्रक बनाना का उनके मन में विचार आया। लेकिन दिक्कत क्या था कि प्रकृति में जो तत्व मौजूद होते हैं उनके बहुत सारे समस्थानिक भी होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बाकी तत्वों की गणना इनके परमाणु भार के आधार पर करते हैं तो वास्तविक तौर पर उनमें बहुत सारी त्रुटियां देखी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए हम ऑक्सीजन का हम ले लेते हैं, हम 8O16 को हम मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं। तो मानक मानने के बाद प्रकृति में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसमें ऑक्सीजन के समस्थानिक भी मौजूद होते हैं। इसी वजह से जो मेन हमारा वेट था किसी भी परमाणु का वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे समस्थानिकों की वजह से। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक समिति बनाई और उस समिति में उन्होंने कार्बन 12 समस्थानिक को एटॉमिक वेट का यूनिट माना। हमने किसका लिया? कार्बन 12। याद रख लीजिए, कार्बन 12 को वैज्ञानिकों ने एटॉमिक मास का यूनिट माना मेजरमेंट के लिए। तो वहां से अगर हम किसी भी चीज का परमाणु भार निकालना चाहते हैं तो परमाणु भार को निकालने के लिए हमें उस तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान चाहिए और उसमें हम डिवाइड कर देते हैं 1/12 कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसी फार्मूले से हम इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान हम ले लेंगे, ठीक है, और कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान हमें जो पता होगा उसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे वाला टर्म हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करने पर हमें उसका परमाणु भार बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, परमाणु भार का डिफिनेशन यहाँ से क्या बनता है कि परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान से 1/12 भाग भारी है। तो यह होता है उसका परमाणु भार। परमाणु भार हर एक तत्वों के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे परमाणु भार जो होता है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में पाया जाता है। फ्रैक्शनल फॉर्म करने का मतलब हो गया कि वह विभाजन के रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हम परमाणु भार लेते हैं किसी भी चीज का, हम लेते हैं परमाणु भार। मान लीजिए हमने परमाणु भार लिया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार नियर अबाउट होता है 1.008 और वहीं पर कार्बन का होता है 12.01 और वहीं पर अगर देखा जाए अन्य तत्व जैसे मान लीजिए क्लोरीन है तो उसका होता है 35.45। तो ये सभी कुछ चुनिंदा तत्वों के हमारे पास परमाणु भार दिए गए हैं। तो इन परमाणु भारों में हम क्या देख रहे हैं कि ये हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में ही पाया जा रहा है। ठीक है, यही रीजन है कि परमाणु भार हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम अगला टॉपिक जो हमारा है वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। देखिए, वैसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो होता है वो किसी भी परमाणु का औसत सापेक्ष द्रव्यमान होता है। किसी भी परमाणु का औसत सापेक्ष द्रव्यमान ही हमारा परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। एटॉमिक मास यूनिट को निकालने के लिए आप हमें क्या करना होगा, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान को हमें 12 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, यानी कि हम एटॉमिक मास यूनिट निकालना चाहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा, तो हमें क्या करना है, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान लेना है, उसे 12 से डिवाइड कर देना है। देखिए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें पता चला है कि कार्बन का जो वास्तविक परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1.99
265 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो चलिए अब हम निकाल के देखते हैं कि एक एमयू कितना आता है। हम एक एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/12 और मल्टीप्लाई किससे करना है, हम कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान ले लेंगे 1.99265 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट हमको मिल जाता है 1.66054 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये जो वैल्यू है इसे ही हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट में हमें इतना ग्राम देखने को मिल जाता है और इस मान को हम एटॉमिक मास यूनिट का ग्राम तुल्यांकी भार भी कहते हैं। इस मान को हम ग्राम तुल्यांकी भी कहते हैं। तुल्यांकी के या फिर ग्राम तुल्यांक कर लीजिए, ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आया। देखिए किसी भी परमाणु के औसत सापेक्ष द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं और एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और इसे हम ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं। इसे एक एटॉमिक मास यूनिट का ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में 12 ग्राम में, ठीक है, 12 ग्राम में 6.02213 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 अणु अणु नहीं परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.023, इसे आप नियर अबाउट 6.023 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नियर अबाउट 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु भार। क्या होता है, देखिए किसी भी परमाणु का अगर हम उसका परमाणु भार हम ग्राम में ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राम परमाणु भार। भार वही है, बस उसे अगर हम ग्राम में कह देंगे तो हम वही हो जाएगा ग्राम परमाणु भार। कहने का मतलब देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16, यानी कि अगर इसे हम लिख दें ग्राम एटॉमिक वेट के रूप में तो हो जाएगा 16 ग्राम। बस यही है, ये जो हमारा परमाणु भार है इसे अगर हम ग्राम में लिख देंगे तो वही ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन का हमारे पास होता है 1.008, ये इसका परमाणु भार होता है, इसी को अगर हम लिख देंगे ग्राम एटॉमिक वेट में तो हो जाएगा 1.008 ग्राम। बस इसे हम कहते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक वेट। नाइट्रोजन का होता है 14, इसे हम ग्राम एटॉमिक वेट में अगर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, वैसे ही हम ले सकते हैं क्लोरीन का भी, मान लीजिए इसका 35.45 है, 35.45 है, तो इसे हम ग्राम एटॉमिक वेट में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 35.45 ग्राम। यानी कि किसी भी तत्व के परमाणु का भार अगर हम ग्राम में लिखने लगते हैं तो हो जाता है ग्राम परमाणु भार या फिर ग्राम एटॉमिक वेट। अगर किसी पदार्थ का ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालनी है, किसी तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो हमें उस तत्व का द्रव्यमान लेना होगा ग्राम में और उस तत्व का ग्राम परमाणु भार लेना होगा। यानी कि किसी भी तत्व के अंदर अगर हम ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालना चाहते हैं, नंबर्स निकालना चाहते हैं, तो हमें उस तत्व का द्रव्यमान ग्राम में लेना होगा और उस तत्व का ग्राम परमाणु भार से उसे डिवाइड कर देना होगा। देखिए किसी भी तत्व के प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम एटॉमिक वेट में 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं। ये वाला आप जरूर याद कर लीजिएगा कि प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम एटॉमिक वेट में 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं। अब हमारे सामने आने वाला है गैलुसेक का नियम। गैलुसेक ने अपना ये नियम 1808 ईस्वी में दिया था। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके समान ताप एवं दाब पर उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में बनने
गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल पूर्णांक अनुपात होता है। कहने का मतलब अगर कोई दो गैस एक दूसरे से समान आयतन में समान तापमान पर मिलते हैं तो उनके जो आयतनों का जो योग है, जो क्रिया में बनने वाला जो उनका कंपाउंड का योग है, वो हमेशा एक सरल गुणित अनुपात का होता है। यानी कि आयतनों के अनुपात में एक सरल गुणित अनुपात देखा जाता है। कहने का मतलब मान लीजिए हम एक गैस ले लेते हैं, कोई एक गैस ले लीजिए, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन को गैस फॉर्म में लिया और क्लोरीन को भी गैस फॉर्म में लिया, वहां से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बना दिया। तो ये जो HCl बना होगा, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लेंगे दो वैल्यूम, यानी कि दो आयतन हम हाइड्रोजन गैस लेंगे और एक आयतन हम लेंगे क्लोरीन गैस। तो दोनों मिलकर के दो आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। यह निश्चित है, कभी भी अभिक्रिया हाइड्रोजन और क्लोरीन की होती है तो हम दो आयतन हाइड्रोजन लेते हैं और एक आयतन क्लोरीन लेते हैं और दोनों के मिलने के बाद दो आयतन हाइड्रोक्लोरीन गैस बनती है। तो ये एक नियम का एग्जाम्पल भी है। एक और एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं आपके समझने के लिए। मान लीजिए हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हमने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मान लीजिए हमने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलने के बाद क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो अब हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं 2 मोल इसका वैल्यूम लेते हैं, इसका वैल्यूम कितना लेते हैं 2 वैल्यूम, और इसका लेते हैं 1 वैल्यूम, इसका ले लेते हैं। तो दोनों मिलकर जो H2O बनाएगा कितने वैल्यूम का बनाएगा, 2 वैल्यूम का बनाएगा। यही है गैलुसेक का नियम। यानी कि कभी भी गैसों के आपस में मिलाया जाता है तो वो समान ताप और दाब पर उनके आयतनों का जो अनुपात होता है वो सरल गुणित होता है। तो उसके बाद एक और वैज्ञानिक आ गए इनकी अवधारणाओं की पुष्टि करने के लिए, जिनका नाम था बार्जीलियस। तो बार्जीलियस ने अपनी परिकल्पना सन 1811 ईस्वी में दी और इनकी यह परिकल्पना डाल्टन परमाणु सिद्धांत पर आधारित था। वैसे तो बार्जीलियस स्वीडन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने परिकल्पना में यह बताया कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। कहने का मतलब समान दाब और ताप, यदि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं तो गैसों के किसी भी गैसों के, एक गैस मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लीजिए, तो उन दोनों गैसों के आयतनों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती हैं। और बार्जीलियस वहीं पर गलत साबित हो गए, क्योंकि उसके बाद आने वाले वैज्ञानिक थे एवोगाद्रो। क्या नाम था उनका, एवोगाद्रो। एवोगाद्रो ने अपना नियम देने से पहले कुछ अलग खोज किया और उसके आधार पर बताया कि सभी पदार्थ जितने भी मौजूद हैं वो सभी पदार्थ बने होते हैं अणु से और वो अणु बने होते हैं परमाणु से। यह बताया था एवोगाद्रो ने सन 1811 में, यानी कि 1811 ईस्वी में एवोगाद्रो ने यह बताया कि सभी तत्व, सभी पदार्थ पहले बनते हैं अणु से, फिर वो बनते हैं किससे, परमाणु से। तो ये एवोगाद्रो की परिकल्पना थी। एवोगाद्रो ने फिर उसके बाद सन 1812 ईस्वी में उन्होंने अपना नियम प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान रहती है। देखो अभी जो ऊपर वाले जो बार्जीलियस थे इन्होंने कह दिया परमाणुओं की संख्या समान थी, लेकिन वहीं पर आने वाले वैज्ञानिक एवोगाद्रो ने यह सिद्ध कर दिया कि समान तापमान और दाब पर गैसों के आयतनों में हमेशा उपस्थित अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्याएं हमेशा समान रहती हैं। तो वहीं पर आने वाले एवोगाद्रो जो थे इनकी उस नियम की पुष्टि भी की जा चुकी है और ये उस समय सही थे। अब हमारे पास टॉपिक आता है अणु एवं अणुभार। देखिए अणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसके अंदर उस पदार्थ का संपूर्ण गुण मौजूद होता है और जो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसे ये अणु कहते हैं। यानी कि अणु बनते हैं परमाणुओं से और अणु के अंदर उस पदार्थ का समस्त गुण मौजूद होता है और यही सबसे छोटा कण होता है किसी भी पदार्थ का। मान लीजिए आपने अपने टीचर को चाक से लिखते हुए देखा होगा, तो जो चाक के छोटे छोटे कण जो जमीन पर गिरते हैं वह एक अणु के समान है, उसके अंदर बहुत सारे परमाणु मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास अणु। अणुभार क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का अणुभार निकालने के लिए हमें उस पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान चाहिए और कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए। दो चीजें चाहिए। अणुभार का आप डिफिनेशन भी बना सकते हैं
किसी पदार्थ का अणुभार उस पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान में उपस्थित कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। तो यही हमारा कहलाता है अणुभार। ठीक है, यानी कि अणुभार निकालने के लिए हमें पदार्थ का द्रव्यमान पता होना चाहिए और कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा अणुभार। अब इसी अणुभार को अगर हम ग्राम में लेने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राम अणुभार। और ग्राम अणुभार निकालने के लिए हमें पदार्थ का द्रव्यमान लेना होगा और उस पदार्थ का ग्राम अणुभार लेना होगा। एग्जाम्पल में कुछ दिया गया है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 1 ग्राम अणु में 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कहने का मतलब 1 ग्राम अणु का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन को आपको पता है कितना होता है, 8O16 होता है। तो ऑक्सीजन का अणुभार इतना होगा तो ग्राम अणुभार भी कितना होगा, 16 दूना कितना होगा 32। कैसे 32 हो रहा है ये भी देख लीजिए। ऑक्सीजन का एक अणु अगर हम लेंगे तो उसका कितना होगा 16 और 2 अणु लेंगे यानी कि 2 परमाणु लेंगे, एक अणु के बराबर होगा तो कितना हो जाएगा 32। यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु में, ऑक्सीजन के एक अणु में यानी कहा जाए 1 ग्राम अणु में 32 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित होता है। वैसे ही H2SO4 के 1 ग्राम अणु में 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित होता है। और एक बात आप याद कर लीजिएगा कि प्रत्येक पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में 6.023 × 10⁻23 अणु प्रेजेंट होते हैं। चलिए बच्चों, छोटे से एग्जाम्पल से सीख लेते हैं किसी पदार्थ का यौगिक का अणुभार कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुभार को निकालने के लिए पहले आपको कार्बन का अणुभार पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का अणुभार पता होना चाहिए। देखिए कार्बन का औसत अणुभार अगर देखा जाए तो 12.01 होता है और ऑक्सीजन का करीब आपका होता है 16.00। ठीक है, तो ये कार्बन का हमने देखा अणुभार कितना होता है 12.01, वही हमारे पास ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। तो अब क्या करना है, इसका मान रखना है। पहले आप क्या करेंगे, किसी भी यौगिक का अगर आपको अणुभार निकालना होगा तो पहले आप उसकी संख्या गिन लीजिएगा कि उस यौगिक में उस तत्व की कितनी संख्या में उपस्थिति है। तो यहाँ पर कार्बन देखिए कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन का अणुभार कितना होता है 12.01, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो सेकेंड तत्व है इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे लगाएंगे प्लस का चिन्ह, एडिशन का चिन्ह, तो हमने ये लगा दिया। अब हम लेंगे दूसरा वाला तत्व। दूसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, कितने की संख्या में है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। और ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16.00। तो इसे कैलकुलेट करके आप इसका अणुभार बता सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट किया जाए। अब 12.01 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कुछ नहीं चेंज होगा, 12.01 ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन 16 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 32.00। अब इसको ऐड करके देख लीजिए, 0 और 1 कितना होगा 1, 0 0 कितना होगा 0, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, 2 2 कितना होगा 4 और 3 कितना होगा 4। यानी एक तरीके से देखा जाए हमें मिल गया कार्बन का जो अणुभार है वो 44.01 है। इसी तरीके से आप किसी भी यौगिक का बहुत ही आसानी से अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है अपर रूपता क्या होता है, जिसे हम एलोट्रोपी के नाम से जानते हैं। देखिए प्रकृति में बहुत से ऐसे तत्व हैं जो एक तत्व तो एक ही है लेकिन प्रकृति में वो कई भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम कार्बन को मान के लेते हैं। कार्बन प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में मुख्य रूप से 3 अपर रूपों में पाया जाता है। पहला, कार्बन हमें मिलता है डायमंड के रूप में, हीरे के रूप में। कार्बन हमें मिलता है ग्रेफाइट के रूप में। कार्बन कभी मिलता है फुलेरिन के रूप में। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर में हीरा, ग्रेफाइट और ये फुलेरिन, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए इन सभी का फार्मूला तो कार्बन का C ही रहेगा लेकिन इनकी अवस्थाएं सब अलग अलग है। हम वैसे तो जानते हैं डायमंड जो है पूरी पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर पदार्थ डायमंड को ही माना जाता है। वहीं ग्रेफाइट को देख लीजिए, ये बहुत ही मुलायम होता है, जिसे पेंसिल का अंदर नोक बनाया जाता है तो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का यूज करते हैं, इतना मुलायम होता है। वहीं हीरा, पूरी धरती पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा आ गया, तो इन दोनों की अवस्थाओं में कोई डिफरेंस होगा तभी तो ये मुलायम और ये कठोर हुआ है। वहीं फ्लोरीन जो होता है ये पदार्थ की एक अन्य अवस्था है कार्बन के लिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर हम हीरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हीरे के अंदर एक परमाणु से 3 परमाणु जुड़े हुए होते हैं, प्रत्येक एक से कितने 3, ये एक चैन की तरह होता है। ठीक है, प्रत्येक एक से 3 परमाणु जुड़े हुए होते हैं। तो ये कार्बन में हीरे की संरचना आंतरिक हम देख रहे हैं। वहीं ग्रेफाइट जो होता है
ग्रेफाइट की संरचना इससे टोटल डिफरेंट होती है। ग्रेफाइट में एक हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो आपस में बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो मान लीजिए अगर हम ले रहे हैं ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट के जितने भी कोने हैं यहाँ पर कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं, तो ये सब आपस में बंध से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्रेफाइट के लिए है, ये वाला हीरे के लिए है। तो इन दोनों में संरचना में डिफरेंस तो देखने मिल ही रहा है हमको, इसीलिए वजह से हीरे और ग्रेफाइट का गुण भी अलग अलग होता है। देखिए जब एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था बंकमिस्टर फुलेरिन, इन्होंने 1985 को में कार्बन के एक और अपर रूप की खोज कर दी जिसे हम फुलेरिन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? फुलेरिन। कभी कभी इसे बॉकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी संरचना फुटबॉल के बॉल जैसी होती है। ठीक है, अभी इसका फार्मूला देखा है तो C16, इसकी शुरुआत कार्बन 60 से होती है और ये 60 कार्बन एक फुटबॉल के जैसे चारों तरफ जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसे हमें बॉकीबॉल भी कहते हैं और बंकमिस्टर फुलेरिन के नाम पर इसका नाम फुलेरिन रख दिया गया है। बहुत से ऐसे उपर रूप हैं जो प्रकृति में मौजूद हैं। आप जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं उसका भी एक अपर रूप हमारे प्रकृति में पाया जाता है ओजोन के रूप में। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2 और ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। तो ये भी इसका क्या है? ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। और जो O3 होता है उस ऑक्सीजन के ओजोन में हमारा ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ होता है, बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दिखा दीजिए। इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस वाले में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 160 डिग्री 5 मिनट का। तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा इसका संरचना अलग है और ऑक्सीजन का आप संरचना देखेंगे तो अलग है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं किसी भी तत्व के लिए। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम बहुरूपता के नाम से जानते हैं। अब ये डिपेंड करता है उसके क्रिस्टलीय फॉर्म के ऊपर। अगर कोई पदार्थ अन्य अन्य क्रिस्टलीय फॉर्म के रूप में पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या फिर बहुरूपता। जैसे ZnS जिंक सल्फाइड के 2 क्रिस्टलीय रूप पाए जाते हैं, जैसे जिंक ब्लेड और वुटाइज। जिंक ब्लेड और वुटाइज जिंक सल्फाइड के हमारे पास 2 क्रिस्टलीय फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर जिंक सल्फाइड बहुरूपता प्रदर्शित कर रहा है, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है। वहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट के भी 2 क्रिस्टलीय फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कैल्साइट या फिर आर्गोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये वाले सभी टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब अगला जो टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है वो है आइसोमेरिज्म, जिसे हम समायवता के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए समायवता को पढ़ते हैं। समावयवता का मतलब होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब कोई किन्हीं 2 यौगिकों के अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र आपस में अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म या फिर समावयवता। एग्जांपल के द्वारा इसे हम समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास CH4N2 है, तो ये हमारे पास एक ही केमिकल फार्मूला है लेकिन इससे हम 2 कंपाउंड बना सकते हैं। पहला हम बना सकते हैं अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, और एक इससे बन सकता है यूरिया। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है CH4N2O, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है दोनों डिफरेंट है। जैसे अमोनियम साइनाइड का होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। तो ये किसका फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है अमोनियम साइनाइड का। वहीं पर अगर यूरिया का फार्मूला आप देखेंगे तो यूरिया का फार्मूला कुछ ऐसे होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लगा देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इन दोनों के अंदर देखिए आप, यहाँ पर भी देखिए कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन हमारे पास 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 और नाइट्रोजन 1 2, नाइट्रोजन 1 2। यानी कि देखा जाए तो इसका भी केमिकल फार्मूला हमको मिल रहा है CH4N2O, इसका भी केमिकल फार्मूला मिल रहा है CH4N2O, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला आपस में दोनों के डिफरेंट है, इसकी वजह से इनका गुण भी अलग अलग है। तो इसीलिए वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बना दिया था। ठीक है, अब एक एग्जांपल हमारे पास है C2H6O का, तो देख लेते हैं वो क्या बना सकता है। देखिए C2H6O में कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे लेते हैं हम कार्बन 1 कार्बन 2, ये बना सकता है H। अब कितना 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 OH, यानी कि एक इसका संरचना सूत्र बन सकता है C2H6O। ये क्या है? ये देखिए मेथ एथ, ये एथेनॉल है। क्या है?
एथेनॉल, यानी कि इसके केमिकल फार्मूला से हमने एथेनॉल बना लिया। अब इसी के फार्मूले से हम एक और कंपाउंड बना सकते हैं, कार्बन कार्बन, यहाँ पे हमने लिया कार्बन, यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन, इसके बीच में हम ला लेते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो रासायनिक सूत्र है वो सेम है। इसके अंदर भी कार्बन 1 2, इसके अंदर भी कार्बन 1 2, इसके अंदर भी हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन की संख्या तो ऑक्सीजन भी 1 1, यानी कि देखा जाए एक तरीके से इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H6O है, लेकिन इनके संरचना सूत्र आपस में क्या है, डिफरेंट है। इसी की वजह से ये एथेनॉल है और ये डाइमेथिल ईथर है। इनके संरचना सूत्र बदल गए तो इनका जो भौतिक और रासायनिक गुण है तो वो भी बदल जाता है। इसी गुण को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब चलिए हम पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले धातु और उपधातुओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, ये 3 प्रकार के तत्व देखे जाते हैं, धातु और उपधातु। देखिए इन तीनों तत्वों के अंदर हम इनके गुणों के आधार पर ही हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि कौन धातु होगा, कौन अधातु होगा और कौन उपधातु होगा। देखिए इनके अंदर के जो मुख्य गुण हैं, पहला दिखाया था इनके अंदर धात्विक चमक हो सकता है, आघातवर्धनीयता, तन्यता, उष्मा और विद्युत की चालकता, ये मुख्य गुण है जो अभी हम इस वीडियो में ले रहे हैं। मान लीजिए मान ले धात्विक चमक की बात कर रहे हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी धातुओं के अंदर धात्विक चमक पाया जाता है, यानी कि उन्हें अगर हम धूप में रखते हैं, अगर फ्रेश करके उस अच्छे से साफ करके उस धातु को बाहर रखते हैं तो उसके अंदर एक चमक देखी जाती है, उसे हम कहते हैं मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। जैसे जबकि अधातुओं में कोई भी धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। मान लीजिए कोयला है, कोयला आप लेके बाहर चले जाइए धूप में तो कोयला तो नहीं चमकेगा ना, हाँ, लेकिन वहीं पर लोहे का टुकड़ा हम रख दें धूप में तो वो चमकेगा। यानी कि धातुओं के अंदर मेटालिक लस्टर होता है, जबकि अधातुओं के अंदर मेटालिक लस्टर नहीं होता है। धातुओं को अगर आप थोड़े से पीटेंगे तो उनमें से आवाज आएगी, जबकि अधातुओं को आप पीटेंगे तो उसमें से कोई भी आवाज नहीं आएगी। किसी भी धातु को आप खींच के तार बना सकते हैं, लेकिन हम किसी भी अधातु को खींच के तार नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाले कॉपर के वायर, कॉपर तो एक धातु ही है, तो कॉपर के तार देखे जाते हैं, उसको खींच के हम तार बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको कह दें कि चलिए आप ऑक्सीजन गैस को तार बना दीजिए, तो ऑक्सीजन गैस को तार बनाना संभव नहीं है ना, क्योंकि वो क्या है, तो ऑक्सीजन एक अधातु है। वहीं पर जितने भी धातुएं होती हैं उनका तार बनाया जा सकता है। जितने भी धातुएं होती हैं उष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, इसी वजह से इसका उपयोग हम उष्मा और विद्युत के सुचालक वस्तु के रूप में करते हैं। घरों में प्रयुक्त होने वाले जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं मैक्सिमम धातुओं के ही बने होते हैं, अधातु होता नहीं है उसमें, क्योंकि अगर हम अधातु लेंगे तो उष्मा और विद्युत के उतने अच्छे सुचालक नहीं होते हैं और खाना बनने में ज्यादा ऊर्जा खपत हो जाएगी। इसी वजह से जितने भी धातुएं हैं उनका उपयोग हम ऊर्जा और उष्मा के अच्छे चालक वस्तु के रूप में करते हैं। अधातुओं के अंदर उष्मा और विद्युत का चालन बहुत ही आसानी से नहीं होता है, इसलिए हम उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, किसी भी अधातु के अंदर आघातवर्धनीयता पाई जाती है और किसी भी धातु के अंदर अघातवर्धनीयता पाई जाती है, यानी किसी भी धातु को आप पीट कर पतला चादर बना सकते हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए अगर हम हाइड्रोजन को तोड़ के पतला चादर बनाना चाह रहे हैं तो वो तो संभव नहीं है ना। यानी कि अधातुओं के अंदर आघातवर्धनीयता मैलिबिलिटी नहीं पाई जाती है, जबकि धातुओं के अंदर मैलिबिलिटी पाई जाती है। देखिए अब ये उपधातु क्या होता है, ये धातु और अधातु इन दोनों से अलग हमारे पास होता है उपधातु। जो उपधातु होते हैं उनके अंदर धातुओं के भी गुण होते हैं और अधातुओं के भी गुण होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है, सेमी मेटल के नाम से जानते हैं। धातु जैसे एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सोना, फेरस, ये सब की सब क्या है, धातुएं हैं। वहीं पर कुछ अधातुएं लेंगे तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन और आयोडीन, ये सब की सब क्या है, अधातुएं। कुछ मुख्य उपधातुएं भी हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टुलुमरिनी। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है ये इन्हें हम सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, इन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। अच्छा इन्हें सेमीकंडक्टर किस लिए कहते हैं, तो इसे हम सेमीकंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गर्म करने पर विद्युत के चालक बनने लगते हैं। तो विद्युत सामग्री में मौजूद जितने भी डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, उनमें हम सेमीकंडक्टर का ही यूज करते हैं, जिन्हें हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के मुख्यतः बने हुए होते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।
चलिए अब जान लेते हैं मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु को इंग्लिश में अलॉयज कहते हैं। मिश्र धातु के नाम से हमें लग रहा है कि किन्हीं भी धातुओं को आपस में मिलाना। तो देखिए, जब कभी हम दो धातु या फिर दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही हम कहते हैं मिश्र धातु। जैसे मान लीजिए हमें पीतल बनाना है, तो हम पीतल बनाने के लिए 70% कॉपर लेते हैं और 30% जिंक लेते हैं। अगर परसेंटेज से आपको नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए हम 70 किलो कॉपर लेंगे तो 30 किलो जिंक लेंगे, तब जाके क्या बनेगा, पीतल बनेगा। यानी कि उनका परसेंटेज जो है हमें समान रखना है, ठीक है। मान लीजिए हमें जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर भी एक मिश्र धातु है जिसे बनाने के लिए कॉपर 50%, जिंक 35% और निकिल 15% लेना पड़ता है। कांसा भी एक मिश्र धातु है जिसे बनाने के लिए कॉपर 88%, 88% और एसेंटिन लेना पड़ता है 12%। कृत्रिम गोल्ड जिसे आर्टिफिशियल गोल्ड कहा जाता है, उसे बनाने के लिए हमें 90% कॉपर और एल्यूमिनियम 10% लेना पड़ता है। स्टेनलेस स्टील जो सामान्य तौर पर एक मजबूत लोहे के रूप में माना जाता है, इसमें हम 89.4%, 89 स्टेनलेस स्टील जिसे एक ताकतवर लोहे के रूप में जाना जाता है, इसमें बनाने के लिए हम फेरस 89.4% लेते हैं, एल्यूमिनियम 10%, मैग्नीज की थोड़ी सी मात्रा 0.35% और कार्बन हम लेते हैं 0.35%। तो इसे हम कहते हैं मिश्र धातु। तो अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आप इस चैप्टर के तीनों पार्ट के वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। इसी तरह के और ढेर सारे साइंस रिलेटेड वीडियो और केमिस्ट्री को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लगातार ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।